दोपहर का वक्त था। मुझे भी बहुत आलस आ रहा था कि तभी अचानक मुझे डोर पर बहुत ही हल्की सी दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाजे के की होल से झांक कर देखा तो मेरी मौसी की बेटी दूध वाले को चुपके से चोर नज़रों से यहाँ वहाँ देखते हुए अपने कमरे में लेकर जा रही थी। ये सब कुछ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं तुरंत ही उनके कमरे में जाने के बाद उसके दरवाजे के पास पहुंची और जैसे ही मैंने उसके दरवाजे के की होल से अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। वह दोनों प्राकृतिक अप्राकृतिक। मेरा नाम काव्या है। 12th कंप्लीट हो जाने के बाद पापा ने मुझसे पूछा कि मैं आगे किस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। दरअसल मैं हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जब पापा को मैंने ये बात बताई तो पहले तो वह थोड़ा परेशान हुए क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। लेकिन फिर भी पापा ने मेरी इच्छा का मान रखते हुए मेरी पढ़ाई के लिए हामी भर दी। इधर मैं भी बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे सपनों की कीमत बहुत महंगी है। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी, ताकि अगर मैं अच्छे नंबरों से उस एग्ज़ाम को पास कर लूँ तो कम फीस में ही मैं अपना सपना पूरा कर सकूँगी और मेरे पापा के कंधों पर भी इन सब चीज़ों का बोझ ना पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने काफ़ी अच्छे नंबरों से वह एग्ज़ाम पास कर लिया और उसके बाद मुझे जो कॉलेज अलॉट किया गया वह मेरी मौसी के शहर में मिला। इस बात से मेरे मम्मी पापा को थोड़ी राहत भी मिली कि मुझे जो कॉलेज मिला है वह मेरी मौसी के शहर में ही है, क्योंकि अब मौसी के रहते हुए उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। पापा ने तुरंत ही मौसी को इस बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी मौसी भी बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि काव्या को अब कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं है, वह यहीं पर आ जाए। वैसे भी उसके मौसा जी तो दुबई में ही रहते हैं, सालों बाद वापस लौट कर आते हैं। मैं और रचना तो यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मैं भी नौकरी पर चली जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं रचना पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और उसका तो पढ़ने में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता है। लेकिन जब वह काव्या को देखेगी तो हो सकता है कि उसका भी पढ़ने में मन लगने लगे और फिर काव्या थोड़ा बहुत रचना को भी पढ़ा दिया करे, तो इससे अच्छा और मेरे लिए क्या होगा। ये सारी बातें होने के बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं भी मौसी के घर रहने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रचना से मिले हुए तो मुझे बहुत लंबा समय हो गया था। बचपन में हम दोनों साथ में खूब खेला करते थे और हमारी खूब जमती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हमारा मिलना जुलना कम होता गया, हमारे बीच बातचीत भी बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी। और फिर इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके ऊपर उसके करियर का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रिश्तेदारी निभाना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। लेकिन अब ये बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपनी मौसी की बेटी के साथ एक बार फिर से अपने बचपन को जी सकती थी और साथ साथ अपने करियर पर भी ध्यान दे सकती थी। अगले ही दिन मम्मी पापा ने मेरी सारी पैकिंग कर दी और मैं अपना सारा ज़रूरी सामान लेकर पापा के साथ मौसी के घर आ गई। मेरे मौसा जी हमेशा से दुबई में नौकरी करते थे और वह कई कई सालों के बाद बस कुछ महीनों के लिए ही घर लौट कर आते थे। मेरी मौसी अपनी इकलौती बेटी रचना और अपने जेठ जेठानी के साथ एक ही घर में रहती हैं। मौसी के जो जेठ जी हैं उनका एक बेटा है और उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया है। यह पूरा घर हमेशा से साझे में था और इसीलिए इस घर के एक हिस्से में मौसी के जेठ जेठानी रहते हैं और दूसरे हिस्से में मौसी अपनी बेटी रचना के साथ रहती हैं, क्योंकि मौसा जी की कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से मौसी भी नौकरी करती हैं। पापा मुझे मौसी के यहाँ छोड़कर वापस घर चले गए थे और मैंने अपने कॉलेज में जाकर सब कुछ पता कर लिया था और सारी चीज़ें सेट कर ली थी। इधर मौसी ने मुझे एक अलग कमरा दे दिया था, जबकि मैंने उनसे कहा भी कि मैं रचना के साथ ही उसके कमरे में रह लूँगी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मौसी नहीं चाहती हैं कि मैं उनकी बेटी के साथ उनके कमरे में रहूं।
उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और हाव भाव से मैं उनके दिल के हालातों को समझ रही थी। इसीलिए जब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई करोगी और तुम्हें डिस्टर्ब होगा, इसीलिए अलग कमरे में रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है, तो मैंने भी उनसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जो कमरा उन्होंने मुझे दिया वहीं पर मैंने अपना सारा सामान जमा लिया। मुझे मौसी के घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रचना मुझसे अपनी तरफ से बात करने के लिए आई हो। मैं उससे जितनी बात पूछती बस सिर्फ वह उतना ही जवाब देती और बाकी सारा टाइम वह सिर्फ अपने कमरे में ही घुसी रहती। सिर्फ तभी निकलती जब उसे स्कूल जाना होता। स्कूल से लौटने के बाद वह सीधा अपने कमरे में जाती और रात का खाना खाने के बाद दोबारा से वापस वो अपने कमरे में चली जाती। मुझे उसका ये व्यवहार बहुत ही अटपटा सा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। शायद रचना के साथ भी ऐसा ही है और वह अब मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती। इसीलिए मैंने भी रचना से कम बातचीत करने में ही अपनी भलाई समझी। मौसी के जेठ जेठानी काफ़ी अच्छे हैं। जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में सब कुछ अच्छे से पूछा और काफ़ी अच्छे से मेरे साथ व्यवहार किया। लेकिन मैंने ये नोटिस किया था कि रचना उन लोगों से भी बहुत कम ही बातचीत करती थी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और मैं अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाने लगी। मौसी तो सुबह चली जाती थी और सीधा शाम को ही लौट कर आती थी। मैं अपने कॉलेज से दोपहर तक अक्सर वापस आ जाती थी। मैंने देखा था कि कई बार जब मैं कॉलेज से लौट कर आती तो रचना पहले से ही घर पर होती। इसका मतलब ये साफ था कि रचना बहुत कम ही स्कूल जाया करती थी। लेकिन मौसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वह तो सीधा शाम को वापस आती थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में मौसी को बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं रचना ये ना सोचे कि मैं उसकी शिकायत उसकी माँ से लगा रही हूँ। इसीलिए मैंने मौसी से भी कुछ भी नहीं कहा। मैंने इसी में अपनी भलाई समझी, क्योंकि ये भी तो हो सकता था कि मौसी को इस सब के बारे में सब कुछ पता हो। एक दिन दोपहर को जब मैं कॉलेज से लौट कर आई तो किचन में फ्रिज से पानी की बोतल लेने के लिए गई। किचन से लगा हुआ ही रचना का कमरा था और मैं जैसे ही उसके कमरे के पास से निकली कि तभी मुझे कुछ अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बहुत ही अजीब थी, ठीक वैसी ही कि जैसे कोई उस तरह से तरस रहा हो। इससे मुझे यही लगा कि शायद रचना अपने मोबाइल में कुछ गलत देख रही है, पर मैंने उस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इस उम्र में अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है। सभी के अंदर इस तरह की चीज़ों को देखने की जिज्ञासा होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि रचना भी अब बड़ी हो रही है और अगर वह इस तरह की चीज़ों को देख भी रही है तो इसमें कुछ खास गलत नहीं है। लेकिन जब अगले दिन मैं दोबारा किचन में गई और फिर से मैंने इस तरह की आवाज़ रचना के कमरे से आते हुए सुनी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ऐसे तो रचना इन सब चीज़ों की आदत डाल लेगी और ये चीज़ें किसी भी इंसान के दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी रोज़ रोज़ आदत डालना मतलब कि एक तरह से खुद को नशाखोर बनाना। मैंने सोचा कि मैं रचना से बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं रचना से इस बारे में बात करूँ। इसीलिए मैंने जैसे ही उसका दरवाज़ा खटखटाने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही हल्का सा खुल गया। ये देखकर पहले तो मैं थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि इस तरह से अचानक उसके कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं होता। लेकिन फिर तभी जितना दरवाज़ा खुला था उससे मुझे रचना के बेड पर उसके दोनों पैर अजीब तरह से आपस में टकराते हुए दिखाई दिए, जिससे मुझसे रहा नहीं गया और मैं थोड़ा सा और दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखने लगी। और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरी तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। रचना अपने मोबाइल में तो कुछ भी नहीं देख रही थी, बल्कि वह तो खुद से ही बिस्तर पर लेटकर इस वक्त रचना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ना जाने कितना इन सब चीज़ों के लिए तरस रही हो। वह अपने आप में ही सिमटती चली जा रही थी, बार बार खुद
सिकुड़ रही थी और बार बार खुद को पूरे बिस्तर पर फैला रही थी। कभी चादर को पकड़कर खींचती तो कभी तकिए को। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं और इसी वजह से उसे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने उसे ये सब करते हुए देख लिया है। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं तुरंत ही वापस अपने कमरे में आ गई। रचना अभी स्कूल में थी। वह सिर्फ 16 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और अभी से इस तरह की चीज़ों में पढ़ना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बल्कि इस समय तो इंसान को अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन रचना न जाने किस तरह की चीज़ों में पड़ गई थी। आज मैंने उसे जिस हालत में देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बुरी तरह से तड़प रही हो, जैसे उसकी जान ही निकली जा रही हो। इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर मुझे मौसी पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मौसी को ये लग रहा था कि वह नौकरी करती हैं तो इस वजह से वह रचना पर ध्यान नहीं दे पाई, तो जिससे वह पढ़ाई में पीछे रह गई है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वह ना सिर्फ पढ़ाई में पिछड़ गई है, बल्कि वह तो गलत तरह की भावनाओं से भी भर चुकी थी। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में रचना से आखिर कैसे बात करूं, क्योंकि वह खुद से तो मुझसे अब बात ही नहीं करती। और अगर उसे ये बात पता चल गई कि मैंने उसे इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया है, तो फिर ना जाने क्या होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से रचना को समझाऊं। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे और अब जब मैंने रचना को इस तरह से देख लिया था, तो ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार रचना के ऊपर ही जाता था। मैं उसकी हर एक हरकत को नोटिस करती थी। मैंने देखा था कि अक्सर जब वह अपने कमरे में होती तो उसके कमरे से इसी तरह की आवाज़ें आती और उसका ध्यान हमेशा किसी दूसरी जगह पर ही होता था। वह बहुत ज़्यादा खोई खोई सी रहती थी और बार बार अपने हाथ पैर अजीब तरह से वह मलती रहती थी, जैसे कि वह कुछ पाने के लिए तरस रही हो। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी मैंने एक दिन देखा कि रचना किचन में पानी पीने के लिए गई। वैसे तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन पानी पीते पीते ही जब वह यहाँ वहाँ झांक कर देख रही थी, तो इस बात से मुझे थोड़ा शक हुआ। मैं उस वक्त अपने कमरे से बाहर आने वाली थी, लेकिन मैं तुरंत ही वापस अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने जब की होल से देखा तो सामने रचना ने जो किया उससे मैं दंग रह गई। उसने तुरंत ही चुपके से एक बैगन निकाला और उस बैगन को अपने टॉप में छुपा लिया और फिर तुरंत ही भागकर वह वापस अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी तुरंत ही उसके दरवाजे के पास गई और जब मैंने अंदर से उसकी आवाज़ सुनी तो उससे मैं अच्छी तरह से समझ गई कि वह बैगन को अपने कमरे में लेकर क्यों गई है। इसका मतलब साफ था कि रचना बुरी तरह से इन आदतों में फंस चुकी है और वह इससे छुटकारा पाने की जगह अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए इस तरह के तरीके अपना रही है। ये सब देखकर मेरी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसीलिए शाम को जब मौसी घर वापस आई तो मैंने उनसे इस बारे में बात की कि उन्हें अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए और घर पर रहकर रचना पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उसे भी थोड़ा सा इस बात का डर हो कि कोई है जो उस पर ध्यान दे रहा है और वह अपने करियर पर फोकस कर सके। लेकिन मौसी का तो वही रोना कि घर में पैसों की तंगी है, ये है वह है, मौसा की कमाई कम है, जबकि मुझे यही लगता था कि उनकी तो सिर्फ एक ही बेटी है और वह जो कमाई कर रहे हैं, अगर उससे उनकी बेटी का करियर ठीक से नहीं बन पाया तो फिर इतना ज़्यादा मेहनत करने का क्या फ़ायदा। पर मौसी थोड़ी कंजूस टाइप की भी थी, इस वजह से उन्हें मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आई। मैं भी एक हद तक ही उन्हें समझा सकती थी, उससे ज़्यादा तो मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। इसीलिए जब उन्होंने 2-3 बार मेरी बात काट दी तो फिर मैं भी शांत हो गई। फिर मैंने खुद को ही समझा लिया कि धीरे धीरे हो सकता है रचना खुद से ही इन सब आदतों से छुटकारा पा ले और समझ जाए कि ये सब उसके लिए कितना नुकसानदेह है। इसी तरह से धीरे धीरे 1 साल बीत गया। उसके बाद एक दिन मेरे कॉलेज में हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें मुझे और मेरे दोस्त राजीव को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। इसलिए मैं उसे घर पर लेकर आई ताकि प्रोजेक्ट के बारे में
हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर सकें और हमारा प्रोजेक्ट सबसे बेहतर बन सके। इधर रचना ने भी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैं जब राजीव के साथ घर पर आई तो उस वक्त रचना हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मैं राजीव को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई और प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी तैयारियां थीं उन सबको मैं उसे दिखा ही रही थी कि तभी अचानक रचना मेरे कमरे में आ गई। उसे ऐसे कमरे में देखकर मैं खुद हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रचना खुद से मेरे कमरे में आई हो और इस तरह से वह मुझसे बात करना चाहती हो। पहली बार ऐसा था कि रचना मुझसे इतना मुस्कुराकर बोली थी। जब वह कमरे में आई तो मैंने उसे राजीव से इंट्रोड्यूस कराया। राजीव को मैंने बताया कि ये मेरी मौसी की बेटी है। उसके बाद हमारे बीच में बहुत देर तक हंसी मजाक और बातचीत चलती रही। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रचना कोई और ही है, जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। आज वह जितना हंस बोल रही थी, इतना तो मैंने उसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने राजीव से कहा कि मैं कुछ नाश्ता तैयार करके तुम लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इसके बाद मैं किचन में नाश्ता तैयार करने के लिए चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कमरे से राजीव के तेज चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन तभी 2 मिनट के बाद राजीव बड़ी ही तेज़ी से मेरे कमरे से बाहर निकला और दंदनाता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। उसे इस तरह से बाहर जाते हुए देखकर मैं तुरंत ही उसके पीछे दौड़ी। मैंने उसका नाम पुकारा और उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह तुरंत ही मेरी तरफ पीछे पलटा तो मैंने उसका चेहरा गुस्से से लाल देखा और वह सिर्फ मुझसे इतना ही बोला कि प्लीज़ आज मुझे मत रोकना। इतना कहकर राजीव अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुरंत ही वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि आखिर कमरे में ऐसा क्या हुआ कि राजीव इतना नाराज़ हो गया। राजीव ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन रचना को तो सब कुछ पता होगा। जब मैं कमरे में पहुंची तो रचना मुझे कुछ अजीब सी हड़बड़ाई हुई सी लग रही थी और उसके कपड़े भी मुझे थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने रचना से पूछा कि आखिर बात क्या हुई और राजीव इतना गुस्से में कमरे से बाहर निकल कर क्यों गया। तो रचना ने खुद मुझे गुस्से में जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, आपका दोस्त तो बड़ा ही अजीब था, उसे तो बिल्कुल बात करने की तमीज़ ही नहीं है। और बस इतना कहकर रचना वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो राजीव मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मुझे उसका ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम आखिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जब मैं बहुत ज़्यादा राजीव के पीछे पड़ी रही तो उसने मुझसे कहा कि देखो काव्या, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल जाए कि तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो, और फिर मैं सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त हूँ और तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों करोगी। मुझे राजीव की बातें जलेबी की तरह उलझी हुई नज़र आ रही थी। मैंने उसे कहा कि देखो, जो भी बात है वह तुम मुझे साफ साफ बता दो। राजीव ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया ना तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी। मैंने एक बार राजीव से फिर से कहा कि अब चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी बात है वह तुम्हें मुझे साफ तौर पर बतानी ही होगी। उसके बाद राजीव ने मुझे साफ शब्दों में तो नहीं, लेकिन कुछ दबी हुई ज़ुबान में कहा कि तुम्हारी बहन रचना ठीक नहीं है, मैं उससे बड़ा हूँ। और फिर मैं तो उससे नॉर्मल बात कर रहा था, पर वह तो मुझसे कुछ और ही अपेक्षा रखे हुए थी। उसने अचानक ही मेरे साथ जो किया उससे तो मैं शॉक्ड रह गया। वह लड़की अभी सिर्फ 17 साल की है, लेकिन वह इतना ज़्यादा व्याकुल है वह सब पाने के लिए कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मैं फिर तुमसे यही कहूँगा कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम लोग उसकी शादी क्यों नहीं कर देते हो। राजीव की बातों से मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा तो लग गया था कि वह रचना के बारे में क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि मैंने खुद रचना को इस तरह की हरकतें करते हुए देखा था। लेकिन मैं उसकी बात से बहुत शर्मसार हो गई,
क्योंकि रचना थी तो मेरी ही बहन। मैंने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा, बस सिर्फ माफ़ी मांग ली। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आखिर रचना को हो क्या गया था? उस पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सब चीज़ों का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा था रचना पर कि घर जाकर खींचकर उसके एक तमाचा मारूं और उससे कहूं कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन मैं रिश्ते की खातिर बंधी हुई थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ भी करती तो फिर मेरे माँ बाप से भी मेरी मौसी के रिश्ते खराब होते, और अगर मौसी को मैं ये सब बताती तो वो शायद ही है जो मेरी बात पर विश्वास करती। लेकिन बार बार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रचना की उम्र की और भी लड़कियां हैं, पर मैंने उन्हें कभी भी इस चीज़ के लिए इतना व्याकुल नहीं देखा। फिर रचना इस तरह की क्यों हो गई है कि वह कुछ सोच समझ ही नहीं रही है। उस दिन के बाद से रचना फिर से बिल्कुल पहले की तरह ही हो चुकी थी। इससे ये तो मुझे साफ हो चुका था कि रचना उस दिन इसी मकसद से मेरे कमरे में इतना हंसती मुस्कुराती हुई आई थी, क्योंकि उसने सोचा कि वह जैसे ही राजीव को अकेले मेरे कमरे में पाएगी तो अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेगी, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। इधर एग्ज़ाम्स हो चुके थे और मेरी कुछ दिनों की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए अब मैं घर पर ही रहती थी। उस दिन तकरीबन सुबह का वक्त था। मैं कुछ देर ताज़ी हवा में टहलने के लिए छत पर चली गई। तभी नीचे बैल बजी। जब मैंने छत की बाउंड्री से झांक कर देखा तो दूध वाला आया हुआ था। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा कि दूध वाला दरवाजे से जा ही नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसीलिए मैंने थोड़ा और उचक कर आगे की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रचना दूध वाले के हाथ पर हाथ रखे हुए थी और वह उसे कुछ कह रही थी। लेकिन वह क्या कह रही थी ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर मेरी हैरानी की कोई इंतहा नहीं रही। आखिर रचना करना क्या चाह रही है? उसी दिन दोपहर के वक्त जब घर पर कोई भी नहीं था, मेरी मौसी के जेठ जेठानी भी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी मैंने मेन गेट के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। मुझे रचना पर सुबह ही शक हो गया था, इसीलिए मैं उस पर नज़र बनाए हुए थी। मैंने दरवाजे के की होल से जब झांक कर देखा तो रचना बहुत ही दबे कदमों के साथ उस दूध वाले को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रही थी। मुझे तो ये सब देखकर रचना से घिन आने लगी थी कि मेरी बहन इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अब वह कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब है, बाकी वह किसके साथ क्या कर रही है उसे कोई लेना देना नहीं। ना तो उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई फिक्र है और ना ही अपनी। उनके कमरे में जाने के कुछ देर के बाद मैं भी रचना के कमरे के पास पहुंची और अंदर से उनकी जो आवाज़ आ रही थी उसे सुनकर साफ पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। मैं इधर बुरी तरह से बेचैन थी, क्योंकि मैं चाहकर भी इस सब को रोक नहीं पा रही थी। मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा और उसके बाद वह दूध वाला दबे पांव वापस रचना के कमरे से चला गया। 2 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कॉलेज से जल्दी ही वापस आ गई, और जब मैं घर आई तो मैंने अचानक ही रचना के कमरे से उसकी एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, जिससे मैं तुरंत ही दौड़कर उसके कमरे के पास गई। उस वक्त मैंने रचना के मुंह से जो भी बातें सुनी उन सब ने मुझे हैरान कर दिया। रचना कह रही थी कि वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही है, उसे अब और भी ज़्यादा देर तक चाहिए। लेकिन वह जो भी शख्स उसके साथ कमरे में था उससे वह ये सब कह रही थी कि तुम्हारे बस की अब ये सब बात नहीं रह गई है। वह किसी पागल की तरह चीख चिल्ला रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर की ये तपिश ठंडी नहीं हो रही है। रचना का ये व्यवहार देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे। आखिर रचना को हो क्या गया था? वह इतनी पागल कैसे होती जा रही थी? अगले दिन रचना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था और 2-3 दिन तक उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मौसी ने मुझसे कहा कि मैं
उसका चेकअप अपने ही पहचान के क्लिनिक में करवाऊं। दरअसल मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे कई क्लिनिक्स में इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, जिससे मेरी वहाँ पर कई लोगों से पहचान हो गई थी। मौसी के कहने पर ना चाहते हुए भी मैंने रचना को ब्लड टेस्ट के लिए अपने साथ लेकर गई, ताकि पता चल सके कि उसे कहीं डेंगू या मलेरिया तो नहीं हुआ है। मैं जहाँ पर रचना का टेस्ट करवाने के लिए गई थी, वहाँ मेरी एक दोस्त काम करती थी। मैंने उससे कहा कि तुम इसकी हर तरह की जांच बहुत अच्छे से करना। इसीलिए जब अगले दिन मैं रचना की रिपोर्ट लेने गई, तो मेरी दोस्त ने मुझे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई। उसने कहा कि रचना के ब्लड में एक दवा की मात्रा बहुत ज़्यादा स्तर पर पाई गई है, और वह दवा कोई ऐसी वैसी दवा नहीं है, बल्कि उस दवा का इस्तेमाल किसी भी इंसान के अंदर उस तरह की इच्छाओं को हद से ज़्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसकी इस बात ने मुझे दंग कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि रचना को मैं जो भी हरकतें करते हुए देख रही थी, या उसके अंदर इस तरह की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देख रही थी, तो उसकी वजह ये दवा ही थी। लेकिन अब सवाल ये था कि रचना इस तरह की दवाएं क्यों ले रही है। ये पहेली और भी ज़्यादा उलझती चली जा रही थी। इसीलिए घर लौटकर मैंने मौसी और रचना को अपने ही पहचान की एक अस्पताल में दवा लेने के लिए भेज दिया, और उनके जाते ही मैंने रचना के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, क्योंकि अगर वह इस दवा का इस्तेमाल कर रही है तो वो दवा उसके कमरे में कहीं ना कहीं तो मिलेगी। पर मैंने कोना कोना छान मारा, लेकिन वह दवा मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रचना ये दवा ले रही है, या फिर उसे ये दवाई कोई दे रहा है। लेकिन अगर उसे ये दवा कोई दे रहा है, तो फिर वह कौन हो सकता है, और फिर उसे इस तरह की दवा कौन देगा? ये सवाल अब सबसे बड़ा था। कुछ दिनों तक तो मैं इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि मुझे अपने सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, इसका मुझे कोई भी रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं रचना के कमरे में खुफिया कैमरा लगा देती हूँ, तो शायद मुझे अपने सवालों के जवाब मिल पाएँ, और उसमें जो भी सबूत इकट्ठा हो गए हों, उसके आधार पर मैं मौसी को भी रचना की सारी सच्चाई बता सकती हूँ, ताकि वह वक्त रहते अपनी बेटी को सही रास्ते पर ले आएं। यही सब सोचकर मैंने मौका पाते ही रचना के कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया। पर इधर तभी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस वजह से मैं वापस अपने घर चली गई, और इस सब में 2-3 हफ्ते बीत चुके थे। जब मैं लौट कर आई तो मौसी के घर की हालत देखकर तो मैं दंग रह गई। मौसी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या हुई है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल रचना कहीं चली गई है। ये सब सुनकर मैं भी परेशान हो गई कि आखिर रचना ऐसे अचानक कहाँ चली गई। 24 घंटे तक तो हम लोगों ने रचना की खुद से खोजबीन की, लेकिन जब उसका कहीं भी पता न चला, तो हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। और इधर तकरीबन 1.5 महीने के बाद एक दिन पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि पुलिस वालों को रचना मिल गई है। जब हम लोग दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पता चला कि रचना एक लड़के के साथ चली गई थी, और वह इस वक्त पेट से है। इस बात ने तो मौसी को तोड़ कर ही रख दिया था। वह बेचारी सदमे में चली गई थी। इस वक्त मुझे खुद पर भी आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि अगर मैंने हिम्मत करके और बिना कुछ सोचे समझे मौसी को पहले ही रचना के बारे में सब कुछ बता दिया होता, तो शायद आज जो कुछ हो रहा है वह नहीं हुआ होता। इधर क्योंकि रचना बालिग नहीं थी, इस वजह से उस लड़के पर केस हो गया। और फिर जब हम सब अदालत में सुनवाई के लिए गए, तो वह लड़का चिल्ला चिल्ला कर साफ इस बात के लिए इनकार करने लगा कि रचना के पेट में जो बच्चा है उसका पिता वह नहीं है। इधर वकील भी रचना से पूछ रहे थे कि वह बिना दबाव के सब कुछ साफ साफ सबको बता दें, लेकिन रचना अपनी नज़र नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी, और वह लड़का बुरी तरह से रो रहा था। रचना के आगे भीख मांग रहा था कि वह उसकी ज़िंदगी खराब होने से बचा ले। वह उसे बार बार अपने सच्चे प्यार का वास्ता दे रहा था। वह उसे बार बार कह रहा था कि वह सच बोल दे, सबको बता दे कि वह इस बच्चे के लिए जिम्मेदार नहीं है।
पर रचना थी कि जैसे अपनी ज़ुबान कहीं फेंक आई थी। लेकिन जब बार बार वकील और जज की तरफ से रचना पर दबाव बनाया गया तो आखिरकार रचना ने इस बात को स्वीकार किया कि ये बच्चा उस लड़के का नहीं था। लेकिन फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये बच्चा किसका है। इस पर रचना ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। हर कोई हैरान था। मौसी तो बेचारी सदमे से पागल ही हुई जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बच्ची की ज़िंदगी यूं इस तरह से खराब कैसे हो गई। इधर उस लड़के को जब तक उसकी सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक जेल भेज दिया गया। मुझे उस लड़के के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह जिस तरह से रो रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि वह बेगुनाह है। लेकिन फिर सवाल वही का वही था कि आखिर असली गुनाहगार कौन है। हम लोगों को अगले दिन की तारीख दे दी गई। घर पहुंचकर मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला। तब मुझे कहीं जाकर उस कैमरे के बारे में याद आया। मैं तुरंत ही रचना के कमरे में गई और जब मैंने उस रिकॉर्डिंग को देखा तो मेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही निकल चुकी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ ऐसा देखूंगी। अगले दिन अदालत पहुंचकर मैंने सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को जज साहब के सामने पेश करवा दिया और फिर जब वह रिकॉर्डिंग वहां पर बैठे हुए सभी लोगों ने देखी तो वह सब भी हैरान रह गए। मौसी के ऊपर तो बिजली ही गिर गई थी। दरअसल उस वीडियो में रचना के साथ जो इंसान गलत कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि मेरी मौसी के जेठ यानी कि रचना के ताऊ थे। इसके बाद रचना के ताऊ को पकड़कर कटघरे में खड़ा किया गया और फिर उन्होंने अपने मुंह से जो सच्चाई बयां की उसे सुनकर वहां बैठे हर किसी शख्स की रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि वह आज से नहीं, तकरीबन जब रचना 13 साल की थी तब से ही उसके साथ ये सब करते आ रहे थे। लेकिन क्योंकि तब रचना उनका उस स्तर से साथ नहीं दे रही थी जितना वह चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे ऐसी दवाएं देना शुरू की जिससे रचना के अंदर भी वह इच्छाएं हद से ज़्यादा बढ़ती चली जाएं। धीरे धीरे रचना को जो दवाइयां वह दे रहे थे उसका उस पर असर होने लगा और उसके अंदर वह इच्छाएं बढ़ने लगीं और अब उन्हें इस सब से बहुत सुख मिल रहा था। इसीलिए पहले तो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं रचना इस सब के बारे में अपनी माँ को ना बता दे। लेकिन जब रचना को भी इस सब से खुशी मिलने लगी थी तो उनके अंदर से ये डर खत्म होने लगा कि अब रचना शायद ही है जो किसी को कुछ बताए। और ऐसा हुआ भी। रचना ने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अब उसे भी इस सब से बहुत आनंद मिल रहा था और वह अब खुद मौका पाते ही अपने ताऊ को अपने कमरे में बुला लेती थी और फिर उनके बीच वह सब होता था जो वह हमेशा से चाहते थे। इधर उसके ताऊ ने उसकी जो दवा थी उसकी मात्रा धीरे धीरे और बढ़ा दी, जिसकी वजह से अब रचना की इच्छाएं अनियंत्रित होती चली जा रही थीं और इधर उसके ताऊ की उम्र बढ़ रही थी और क्षमता घट रही थी, जिससे रचना अब उनसे संतुष्ट नहीं थी। उसके लिए अब सिर्फ वह पर्याप्त नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से वह अपनी खुशी कहीं और ढूंढने लग गई थी। उनकी ये बातें सुनकर मुझे उस दिन वाला वाकया याद आया जब रचना बुरी तरह से अपने कमरे में चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। इस समय रचना के ताऊ ने यह भी बताया कि वह रचना के साथ न सिर्फ प्राकृतिक बल्कि अप्राकृतिक, ये सब कहते हुए उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। लेकिन वहाँ बैठा हुआ हर शख्स उन्हें घिनौनी नज़र से देख रहा था। वह रचना के लिए उनके पिता के समान थे, पर उन्होंने रचना के साथ जो किया वह सिर्फ एक जानवर ही कर सकता था। उस आदमी ने रचना का पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया था। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई वह और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। रचना के पेट में जो बच्चा था वह उसके ताऊ का ही था। रचना बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगी कि पापा तो विदेश में नौकरी करते थे और माँ भी घर पर नहीं रहती थी। मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी और ताऊ से मुझे बहुत डर लगता था। इसीलिए ताऊ ने मुझसे जो भी जैसा कहा मैं चुपचाप उनका साथ देती रही। मैंने उनसे कभी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे समझ आता गया कि ताऊ मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैं कई बार इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह मुझे जो भी दवाइयाँ देते थे
उनके असर की वजह से मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी और ना चाहते हुए भी इस सब में मैं और भी ज़्यादा फंसती चली गई। और फिर मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए और भी रास्ते तलाशने लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक गड्ढा है जिसमें मैं जितना अंदर जा रही हूँ, मेरी तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। शुरुआत में मैंने एक दो बार माँ से दबी ज़ुबान में इस बात को कहने की कोशिश भी की, लेकिन माँ ने तो कभी मेरी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो बस सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी। ये सब कहते हुए रचना फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मेरा इसीलिए कभी पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, क्योंकि मेरे मन में तो बस वही सब विचार चलते रहते थे। आज मुझे रचना पर बहुत तरस आ रहा था। उस बेचारी ने जो झेला था उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। इस सब के बाद जज ने रचना के ताऊ को उनके किए की सज़ा सुना दी और उन्हें जेल भेज दिया गया और रचना को महिला आश्रम भेजा गया और उस लड़के को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया, क्योंकि रचना ने साफ तौर पर कहा कि वह लड़का बेगुनाह था। रचना अपनी इच्छाओं में इस कदर बेकाबू थी कि वह सिर्फ उसे लड़के से अपना मतलब निकाल रही थी, जबकि हकीकत में वह लड़का तो उससे सच में प्यार करता था। जब हम घर लौट के आए तो मौसी का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी मौसी की जेठानी ने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। इस सब से हम हैरान थे। उन्होंने कहा कि उनके पति ने अब तक जो भी कुछ रचना के साथ किया उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। उन्होंने जब शुरू में इस बात का विरोध किया तो उनके पति ने उन्हें धमकाया था कि अगर उन्होंने ज़ुबान खोली तो वह उन्हें तलाक दे देंगे और फिर वह कहीं की भी नहीं रहेंगी। और उन्होंने अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए रचना की पूरी ज़िंदगी आराम से खराब होने दी। लेकिन आज उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया। मैंने मौसी को हिम्मत दिलाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि रचना के गुनहगार हम सब ही हैं, क्योंकि हम सब ने कभी भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मौसी ने कहा कि काव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ज़िंदगी भर सिर्फ कमाई करने में लगी रही, जबकि मेरी असली पूंजी तो मेरी बच्ची थी और मैंने उस पर कभी कोई ध्यान न देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब वह सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान थी कि जब मौसा जी वापस घर लौटेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देंगी। अभी हम इस सदमे से गुजर ही रहे थे कि कुछ दिनों के बाद ही हमें पता चला कि रचना की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसका बच्चा बच नहीं सका। उसका पुनर्वास केंद्र में इलाज चलता रहा और आज कुछ महीनों के बाद जब रचना की थेरेपी पूरी हो चुकी है तो वह घर लौट आई है। मौसी ने उस घर में अपना हिस्सा बेचकर दूसरी जगह पर घर ले लिया है और आज वह अपनी बेटी को अपना पूरा समय दे रही हैं ताकि वह उसे उस सदमे से बाहर निकाल सकें जिसकी जिम्मेदार मौसी खुद को सबसे ज़्यादा समझती हैं। दोस्तों, आज का समाज बहुत खराब हो चुका है। आज बाहर तो छोड़िए, कई लोग घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे छोटे हैं तो अपने बच्चों पर आप ध्यान दें, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, कि उनसे कौन मिल रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई उन्हें कैसे छू रहा है। इन सभी बातों के बारे में अपने बच्चों से बात करें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनसे पूछें और सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें डराना धमकाना सभी के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे और उनके विश्वास को जीतेंगे तो अगर कभी भी उनके साथ कोई इस तरह की घटना हुई होगी तो वो आपको सब कुछ साफ साफ बता देंगे। इसीलिए अपने बच्चों की भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए उन पर ध्यान दीजिए। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होने लगती हैं जिनके पेरेंट्स दोनों ही लोग कामकाजी होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो अपने बच्चों पर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी भी व्यक्ति के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें
तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।